कि अफगानिस्तान से स्मगलिंग ईजी हो गई है या क्या हुआ है, वो बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गया एंड दे आर रियली चीप। एक जिसको एम्फेटामिन का ड्रग है, आइस कहते हैं इधर, ये कॉलेज के लड़के भी शुरू कर देते हैं। फिर ये जो एम्फेटामिन ड्रग है, क्रिस्टल मेथ, आइस जिसको पाकिस्तान में कहते हैं, ये केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स बना लेते हैं जी, घर के बेसमेंट्स के अंदर बैठ के। तो क्या ये सिर्फ रिचर फैमिलीज के ही बच्चे जो हैं इसमें फंस रहे हैं या आम जनता जो है उनके भी बच्चे जो हैं इसके ग्रस्त में आ रहे हैं? छोटी एज की भी बच्चियां, हमारी उम्र में लोग लगते थे 18, 20, 21 साल की उम्रों में जाके, अब 14 साल के बच्चे और बच्चियां इन चीज़ों में लगना शुरू हो। जब मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं तो फिर ये अल्कोहल और ड्रग्स का बच्चे जो हैं वो सहारा लेते हैं कि हम ड्रग से अपने मेंटली रिलीफ मिलेगा या अल्कोहल से मेंटली रिलीफ मिलेगा, जो कि मैं समझती हूँ कि ये गलत डिपेंडेंसी है। आजकल के बच्चों को 8-9 साल के बच्चों को सेल फोन्स की और ये यूट्यूब की वो कार्टून्स की इतनी आदत है, उनसे फोन ले वो चीखें मारते। That is very unhealthy for their mental health. क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में? जैसे शहरयार ने बात की है कि इजी अवेलेबिलिटी है, इजी एक्सेस हो चुका है, तो आपके ख्याल से जो आप कम्युनिटी में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, क्या एक स्टेटस सिंबल बन गया है या क्या कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे बच्चे इसके अंदर फंसते जा रहे हैं? वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ द हरप्रीत सिंह शो। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰਿੰਗ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿੰਡਸਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਫਰੀਹਾ ਯੂਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ, आओ जानकारी लेने हैं दोनों ही मेहमानों तो। सो लेट्स वेलकम बोथ आवर गेस्ट। फरिया जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच जी। एंड शहरयार साहब, आपका भी स्वागत है, वेलकम। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। तो शहरयार साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। आप पाकिस्तान में आए, पढ़े आप कनाडा से हैं, तो पाकिस्तान में ये हम आम तौर के ऊपर तो यही सुनते हैं कि जी अल्कोहल नहीं मिलती, और आप कैसे अल्कोहल के साथ जुड़ गए और ड्रग्स का क्या हाल है इस समय पाकिस्तान के अंदर? The information I am getting is that a lot of youngsters are getting addicted to drugs and alcohol. So what is the situation? क्या चल क्या रहा है वहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। आपके सुनने वालों को बहुत ज़्यादा सलाम, नमस्कार। अब मैं आऊँ आपके सवाल की तरफ। तो जी सिचुएशन इज़ एक्चुअली रियली बैड, नॉट ओनली अल्कोहल बट ड्रग्स की तरफ से ख़ास तौर पे। स्पेशली एक तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ड्रग्स एक्सेसिबल तो काफ़ी थे, लेकिन ये रिसेंटली जो 7-8 साल से आई डोंट नो कि अफगानिस्तान से स्मगलिंग ईजी हो गई है या क्या हुआ है, वो बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गया एंड दे आर रियली चीप। एक जिसको एम्फेटामिन का ड्रग है, आइस कहते हैं इधर, और वो क्रिस्टल मेथ होती है, ये आपके कनाडा में भी पाई जाती है, ये हर जगह है, बट ये पाकिस्तान की स्ट्रीट्स पे बहुत कॉमन होती है, जो लोग ढूंढ रहे होते हैं उनको मिल जाती है। तो ये है कि एक्सेसिबल काफ़ी हो चुकी है। और यंग बच्चे, एक्चुअली हमारी यूथ को थोड़ा इशू भी है कि थोड़ी डायरेक्शन लेस है और काफ़ी बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। फिर ये तो एक्चुअली स्कूलों तक पहुंच गई है, स्कूलों में और कॉलेजेस के अंदर बड़ी इजी, पता नहीं किस तरह पहुंच गई है, और काफ़ी बच्चे इसके इस्तेमाल में ना फंस चुके हैं। तो हम उन्हीं को हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं, वही एक मकसद लेके चल रहे हैं जी। तो जैसे आपने बात की कि एक्सेसिबिलिटी जो है ड्रग्स का, तो चलो मैंने माना, बट अल्कोहल की भी जो इजी एक्सेसिबिलिटी हो चुकी है और बहुत सारे नौजवान इसकी ग्रस्त में आते जा रहे हैं, इसका क्या रीज़न क्या है? क्या वो यंगस्टर्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ, जिसको कहते हैं कुछ देर के लिए एंजॉयमेंट के लिए, या उनके ऊपर कोई प्रेशर है और वो समझते हैं इन चीज़ों को लेने से वो थोड़ा सा कुछ राहत महसूस कर सकते हैं उससे? जी एक्चुअली तो सारे यंगस्टर्स टीनेज के अंदर आप एक्सपेरिमेंटल एक एज होती है आपकी, आप हर चीज़ में एक्साइटमेंट ढूंढते हो and you go out there to try it out। यही होता है, बाकी दुनिया के अंदर भी जैसे होता है। फिर उसमें बस कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसको हम लोग साइंटिफिकली कहते हैं कि जिनकी ब्रेन केमिस्ट्री उस ड्रग ने
या उस यूज ने चेंज करनी शुरू कर दी है, वो लोग फंस जाते हैं इसमें। वो लोग इसके एडिक्ट बन जाते हैं, डेली बेसिस पे यूज करना शुरू कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाट कॉजेज द प्रॉब्लम। ओकेजनल वालों को, वंस इन अ मंथ वालों को, यू नो, वी थिंक दैट्स ऑल राइट, बट जब आप इसमें फंस जाओ तो वो एक बहुत बड़ा मसला फैमिलीज के लिए और बेचारे एडिक्ट के लिए भी बन जाता है। और आपको भी एक पाकिस्तान के अंदर समझा जाता है कि जी इलीगल है तो अल्कोहल उससे मिलती नहीं है, बट ये जिस तरह इंडिया में गुजरात स्टेट है आपकी, उधर भी बैन थी, बट यू नो यू कैन ऑलवेज फाइंड इट। 5 स्टार होटल से मिल जाती है, बूटलेगर्स हैं उनसे मिल जाती है, तो इट्स एक्सेसिबल। जी, तो शहरयार साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने ये आके हमारे साथ बात करने के लिए आप पर एग्री किया, और फरिया का थैंक्स कि उन्होंने आपसे मिलवाया। आप भी अल्कोहलिक हो गए थे, उससे से बाहर निकले और अब आप रिहैब सेंटर चला रहे हैं। सो यू वुड लाइक कि आपकी स्टोरी क्या है? आप तो यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर से पढ़ के आए, आपके अंदर जज्बा था पाकिस्तान वापस आने का, आप इसलिए वापस आ गए, तो आपकी कहानी कैसे शुरू होती है? आप कैसे इस चीज़ में फंस गए? बस जी, फंसने वाला तो फिर फंस ही जाता है। हाँ, लेकिन ये कहानी शुरू तो एक्चुअली जी कॉलेज डेज में ही हुई। नए पाकिस्तान से बाहर गए जी, खुली बार्स, खुले क्लब्स, यू नो, अल्कोहल इतनी कॉमन देखी, एक्साइटमेंट में वहाँ शुरू हो गई कॉलेज के डेज में। खैर वो चक्कर नहीं, इन कनाडा और इन पाकिस्तान तो ओनली? पाकिस्तान में तो बहुत कम, शायद 2-4 दफा ट्राई की हो बिफोर कनाडा, बट कनाडा जाके कॉलेज डेज के अंदर मेरे साथ ज्यादा हुई ड्रिंकिंग। यू नो, पहले वीकेंड्स ओनली थी, फिर थ्राइस अ वीक, देन 4 टाइम्स अ वीक, उस तरह ग्रेजुअली करते करते बढ़ गई। I'd like to get फरिया on board, and in the meantime हम दोबारा से शहरयार को वापस लाने की कोशिश करते हैं जी। सो फरिया जी, वंस अगेन वेलकम। क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में? जैसे शहरयार ने बात की है कि इजी अवेलेबिलिटी है, इजी एक्सेस हो चुका है, तो आपके ख्याल से जो आप कम्युनिटी में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, क्या एक स्टेटस सिंबल बन गया है, या क्या कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे बच्चे इसके अंदर फंसते जा रहे हैं? जी, थैंक यू सो मच। अगेन आपने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक चूज़ किया कि हमारी यूथ जो है मोस्टली ड्रग्स और अल्कोहल की तरफ जा रही है, और उस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ जी, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे जो कंट्री में हैं वो बहुत कम हैं, और जिसकी वजह से हमारी यूथ पढ़ रहा है, एजुकेशन की तरफ जा रहा है, डिग्रीज लेता है, और उसके बाद उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो उनका मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। जब मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं तो फिर ये अल्कोहल और ड्रग्स का बच्चे जो हैं वो सहारा लेते हैं कि हम ड्रग से अपने मेंटली रिलीफ मिलेगा या अल्कोहल से मेंटली रिलीफ मिलेगा, जो कि मैं समझती हूँ कि ये गलत डिपेंडेंसी है। इस पे ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे शहरयार ने अभी बात की कि वो अब्रॉड गए स्टडीज़ के लिए, तो उनको अवेलेबिलिटी बहुत थी वहाँ पे। पहले वंस अ वीक और फिर ट्वाइस अ वीक और फिर 4 टाइम्स इन अ वीक तक वो चले गए। तो वही बात है अवेलेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी काम की या जॉब्स की ना होना, और फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी होना इस चीज़ की। तो ये दोनों चीज़ों के वजह से ये चीज़ बहुत आम हो रही है, अल्कोहल बहुत आम हो रही है। और अगेन अभी जो शहरयार ने सोर्सेज बताए कि बूटलेगर्स हैं, और ये बहुत ऐसी एक कम्युनिटी है, मैं समझती हूँ कि मोस्टली क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो इस चीज़ पे है कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और हर तरह के लोग हैं जी इसमें, कुछ बाहर से लोग भी आए हुए हैं दूसरी कंट्रीज से, जो यहाँ पे आके ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इसका इम्पैक्ट तो गलत आ रहा है। इसमें यूथ जो है उसको डैमेज मिल रहा है। तो इसकी वजह से हम पे काम कर रहे हैं। शहरयार का भी एक्सपीरियंस जैसे हुआ, और वो अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने सीखा कि ये गलत था। इसमें डैमेज मिलता है बहुत सारा, जिसमें आपकी अपनी हेल्थ को तो डैमेज मिलता ही है, आपकी पर्सनालिटी भी डैमेज होती है, बट उसके साथ साथ आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा डैमेज लेती है इस चीज़ का। आपके पेरेंट्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, आपके बीवी बच्चे हो गए, तो ये बहुत डैमेज ओवरऑल मिलता है, सिर्फ एक बच्चे को या एक बंदे को नहीं मिलता। Right. तो अगेन अवेलेबिलिटी
एंड अपॉर्चुनिटी ना हो। जी, तो बट ये बट दोनों बट वजह फरिया हैं जी, जिस क्वेश्चन वजह इसके से चीज़ें इसके अंदर भी अगर इसको हम सेग्रीगेट करें तो क्या ये सिर्फ रिचर फैमिलीज़ के ही बच्चे जो हैं इसमें फंस रहे हैं, या आम जनता जो है उनके भी बच्चे जो हैं इसके गिरफ्त में आ रहे हैं? देखें जी, नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपर क्लास या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की ये कैटेगरीज तो हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपर क्लास के बच्चे जो हैं, जो एलीट क्लास के बच्चे हैं, सिर्फ वो ही फंस रहे हैं। इसमें लोअर क्लास भी बहुत इन्वॉल्व है। इसमें हर तरह का नशा इन्वॉल्व है। बहुत महंगा नशा भी है जो अपर क्लास के बच्चे ले रहे हैं, और बहुत सस्ता नशा भी है जो कि लोअर क्लास या मिडिल क्लास जिसको यूज़ कर रहे हैं। राइट। तो जिसमें मेरा तो इतनी अवेयरनेस नहीं है, जैसे आइस बहुत ज़्यादा है, आजकल आम है, राइट। शरियान ने भी इसका जिक्र किया। तो ये चीज़ें जो ड्रग्स हैं वो फैलती तो जा रही हैं, बट हर क्लास जो है वो इस पे ठीक है। लगी हुई है, ऐसा नहीं है। ओके। हमारा जो रिहैब सेंटर है उसमें भी हर तरह का, हर क्लास का राइट। बंदा आता है। लोअर क्लास वी वो विल अफोर्ड टॉक नहीं कर अबाउट दिस। फरिया जी मेरे पास वापस शामिल हो रहे हैं शहरयार जी, सो उनसे बातचीत को मैं आगे चलाता हूँ। कनेक्शन थोड़ा सा ख़राब हुआ था, उसकी वजह से उनसे हमारी बातचीत टूट गई थी। सो शहरयार जी, आप बता रहे थे कि 2008 में आप वापस आते हैं पाकिस्तान, पर आपका जो इस फील्ड के अंदर आपका घुस जाना और उसके साथ आप एडिक्ट हो जाना, ये कनाडा में शुरू हो गया था। बट जब कनाडा से आप वापस आए पाकिस्तान में 2008 में, तब क्या होता है? क्या तब भी आप इजी अवेलेबिलिटी थी आपको अल्कोहल और ड्रग्स की, और क्या ये सफ़र चलता रहा? देखिए जी, मैं एक्चुअली अवेलेबिलिटी इज वन ऑफ द रीजंस। दूसरी चीज़ें होती हैं, यू नो, आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो है, कई लोगों का होता है कि वो बड़ी जल्दी किसी चीज़ से ऑब्सेस हो जाते हैं। कई लोगों में होता है लो सेल्फ इस्टीम, ज़रा अपने बारे में एक लो ओपिनियन होता है। तो जब उनको सब्सटेंस मिलता है, उनका अपने बारे में ओपिनियन दिल एक आर्टिफिशियली अच्छा होना शुरू हो जाता है। वो अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं। मैं जब आया, मैं रातों को बड़े बड़े लोगों में बैठ रहा हूँ, बड़े स्टाइल से अपनी ड्रिंक शेक्स लगा रहा हूँ, अपने बारे में एक इमेजिनरी इमेज बनना शुरू हो गया। वो फिर आपको इस चक्कर में एक विशियस साइकिल बन जाती है। वो आपको उसको इस पे फंसा ही जाता है। दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, सालों गुजर जाते हैं, और फिर आप देखते हो कि यार मैं कितनी बुरी तरीके से अब इसमें फंस गया हूँ, कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुका हूँ। इसके बगैर मैं एक डिनर पे नहीं जा सकता, मैं किसी बंदे को फ़ोन नहीं लगा सकता, मेरे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता बगैर सब्सटेंस के कि कॉल कर लो। फिर आपका उसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप्स पे, माँ बाप, बीवी बच्चे, सारों पे आना शुरू होता है। तो मैं 2016 में जी खुद विलिंगली ट्रीटमेंट के लिए चला गया था, जब मैंने देखा कि ये अब मैं इस तरह जिंदगी राइट। सो 8 साल पाकिस्तान में आने के बाद भी आप इस में फंसे रहे, पर किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? कहते हैं ना, एक मोमेंट होता है जब बंदा कहता है यार इनफ इज़ इनफ, अब आई रियलाइज़ कि जो मैं किया वो गलत था और अब मैं वापस सही रास्ते पे चलना शुरू। सो व्हाट वाज द टर्निंग मोमेंट इन योर लाइफ शहरयार जी? Well, if I have to mention one turning moment, it was my son's birth. It was at 7 in the morning, and I was not sober at the time of his birth. उसके बाद बस मेरा, इसको साइकोलॉजी में कहते हैं आहा मोमेंट। तो वो कॉलिंग फ्रॉम गॉड भी कह सकते हो। वो बस एक आई दिल के अंदर चीज, मैं बड़ा अपसेट रहा। खैर, देन आई वेंट टू माय पेरेंट्स, और मैंने उनको बड़ा कॉन्फिडेंस में लेके कहा कि जी आई नीड हेल्प, आई नीड प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि मैं बहुत गंदी तरह से इन चीज़ों में फंस चुका हूँ। So, but I'm lucky enough to find the right center to go to, right treatment. Wonderful. Well, congratulations, and it takes courage to come forward and talk all about this. So congratulations for taking this initiative. So ना सिर्फ अपने आप आपने जाके अपना ये जो आहा मोमेंट था उसका बेनिफिट लिया और you started taking treatment. तो कितने साल आपको लगे? क्या जब आप ट्रीटमेंट भी ले रहे थे दोबारा से मन में नहीं आया उन चीज़ों की तरफ वापस जाने का, या क्या वो मोटिवेशन थी जो आपको इस सफ़र के ऊपर कामयाब करती रही? देखिए जी हरप्रीत साहब, मोटिवेशंस वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। पहले 6 महीने की मोटिवेशन कुछ और थी, वो शायद इतनी थी कि यार मैं इस काबिल हो जाऊँ कि मैं बीवी बच्चों के साथ एक सोबर डिनर पे जा सकूँ किसी भी रेस्टोरेंट। फिर मोटिवेशन होती है कि यार मैं इतना काबिल हो जाऊँ अपना कारोबार संभाल सकूँ। फिर वो वक्त गुजरता है, आप में ताकत भी बढ़ती है, अपने आप में यकीन भी बढ़ता है। फिर मोटिवेशंस काम बढ़ा सकूं, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं,
वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते मोटिवेशन उस तरह थी। और जो ट्रीटमेंट डेफिनेटली मुश्किल था थी। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनीवन। आपके कोई लिसनर्स में से भी अगर इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, अल्लाह ना करे कि वो गुजर रहा हो, बट यू नो मेरे पास बहुत सिंपथीज होती है उन लोगों के लिए जो सब्सटेंस अब्यूज के अंदर फंस चुके हो, क्योंकि वो उनके बस से बाहर राइट। निकल जाती है बात जी। ओकेजनली करना या अपने मैनेज कर लेना अपनी ड्रिंक्स को और वट एवर इज डूइंग, वो उनके बस से बाहर हो जाती है, उनको एक हेल्प की ज़रूरत होती है। फिर वो एक पूरा प्रोसेस है, ट्रीटमेंट 3 महीने का लेना, फॉलोअप्स पे जाना, उसके बाद ट्रिगर ना होना, क्योंकि भाई दुनिया तो नहीं रुकेगी, आपके सामने वो चीज़ें आएंगी, एब्सोल्युटली। आप बाहर जाओगे, आपका दिल भी करेगा। कोई सर्दियों की मज़े की रातें हैं, आग लगी हुई है, मज़ेदार गाने चल रहे हैं, इट इज़ अ ट्रिगर फॉर एनीबॉडी हू ड्रिंक्स। राइट। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आपको उसके लिए ट्रेन करना पड़ता है, और उसके अंदर भी प्रोफेशनल हेल्प काम आती है। यानी कि मैं जी। अब इंजॉय भी करता हूँ। आई गो आउट टू दुबई, अमेरिका, मेरे बड़े ट्रिप्स लगते हैं, मैं बैठता हूँ ड्रिंक्स वाले लोगों में भी। वो अल्लाह का शुक्र है, आई नो व्हाट टू डू ओवर देयर एंड व्हाट नॉट टू डू, राइट। मोस्ट इम्पोर्टेंटली। ओके जी। सो क्या पहले से जब हम 2018-2016 का ये पीरियड था आपका, इसके बाद आपने रिकवरी की तरफ चलना शुरू किया, तो उस समय से और आज के समय में पाकिस्तान में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? जो इजी अवेलेबिलिटी की आप बात कर रहे थे, आइस का आपने ज़िक्र किया, क्रिस्टल मेथ का आपने ज़िक्र किया जो है, तो और कौन से ड्रग्स अवेलेबल हैं, और क्या पहले से ज़्यादा बच्चे और बच्चियां भी इस तरफ आ रही हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक्चुअली वर्ल्ड ओवर ही हो रहा है मेरे ख्याल से। पहले से ज़्यादा छोटी एज की भी बच्चियां, हमारी उम्र में लोग लगते थे 18, 20, 21 साल की उम्रों में जाके, अब 14 जी। साल के बच्चे और बच्चियां इन चीज़ों में लगना शुरू हो जाते हैं। देखिए, एक्सेसिबिलिटी तो इज़ वन थिंग, फिर शायद जो ये रैप म्यूजिक है, हाउस म्यूजिक है, वो वीडियोस के अंदर की प्रमोशन शायद ज़्यादा हो रही है। ये हमने तो 16-17 साल की उम्र में पहली दफ़ा चर्च का नाम सुना होगा, वीड का, निर्वाणा। राइट। अब वो 10 साल के बच्चे को पता होती है कि वो क्या है, वो 12-13 साल की उम्र में ट्राई कर लेता है। ये जी ओवरऑल सोशल मीडिया इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो आई थिंक, और इसमें द ओनली थिंग यू कैन डू इज बच्चे का ब्रॉट अप, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ही नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और कोई तरीका नहीं। राइट। नो, बट द ट्रिगर्स दैट आर अवेलेबल राइट नाउ, जैसे आपने जिक्र किया, सोशल मीडिया का बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड अगेन, पाकिस्तान इज़ नॉट अलूफ नाउ, वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, वट एवर हैपन्स इन एनी प्लेस डज हैव एन इम्पैक्ट ऑन वेर एवर यू आर लिविंग। सो उसका जो असर पड़ रहा है, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि आप जो रिहैब सेंटर भी चला रहे हैं, तो ये क्या एक इन कोर्ट स्कूल लगने के लिए या फिट इन होने के लिए बच्चे इसके अंदर फंसते जा रहे हैं, या उसके कुछ और भी कारण हैं? जैसे फरिया जी ने बात की थी, कई बारी अपॉर्चुनिटीज़ का जो है वो नहीं मिलना, या और प्रेशर्स पड़ जाने, फाइनेंशियल बर्डन, या कोई और चीज़ जो है। तो आपके हिसाब से क्या मुख्य कारण है जिसके वजह से ये नौजवान पीढ़ी जो है, हमारी बच्चे और बच्चियाँ इसमें फंसते जा रहे हैं? देखिए जी, एक तो ये दुनिया की सारी परेशानियों से, सारी मुसीबतों से जबरदस्त एस्केप है कोई भी नशा। वो जो आपने 2-4 घंटे कर लिया, आपको सारी माँ बाप टेंशन, घर के बिजली के बिलों की टेंशन, हर किस्म की टेंशन से आप दूर हो जाते हो, पढ़ाई की भी टेंशन खत्म हो जाती है जी। ये तो एक एस्केप है, इसमें तो देयर इज नो डाउट। और इसके देखिए ट्रिगर सोशल मीडिया, अब कहना तो बड़ा आसान है कि जी सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है, बट द थिंग इज ये फर्स्ट जनरेशन है जिसके पास सोशल मीडिया आया है। हमें इसकी यूसेज को समझना है कि किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाए, इसके ऊपर लॉज होने चाहिए कि क्या प्रोहिबिट करें। जिस तरह के अब एक बच्चे के लिए कूल होता है वीड पीना, marijuana पीना, आपके कनाडा के अंदर भी 12-13 साल के बच्चे वीड पीते हैं, स्पेशली ब्रिटिश कोलंबिया, वो तो बहुत ज्यादा उगती है, मुझे पता है। जी जी। तो ये क्यों इतनी जल्दी उनको अवेयरनेस मिलती है? ये म्यूजिक वीडियोस के अंदर नहीं आनी चाहिए। इसका एज एन इसको जिक्र भी जब हो, इसके बारे में बात भी जो हो, तो नेगेटिव कोनोटेशन के अंदर होनी चाहिए। ये मल्टी फैसेटेड इशू है। इसके साथ मैं अकेला बंदा आपको 2-4 पॉइंट आउट कर दूंगा चीजें, लेकिन शायद इसके ज्यादा हो, इससे ज्यादा जी। बट उसके साथ शहरयार साहब, जो नेक्सस है, हम देखते हैं पॉलिटिशियन, क्रिमिनल्स, ड्रग्स, ये सब जुड़े होते हैं। तो पाकिस्तान में क्या कुछ जो आप देख रहे हैं ऑन ग्राउंड,
गवर्नमेंट्स तो ऑफ कोर्स कई सारे प्लान्स लेके आती हैं, बट इन ग्राउंड रियलिटी की जब हम बात करते हैं, व्हाट इज़ द सिचुएशन, व्हाट इज़ बीइंग डन एट द हाईएस्ट लेवल कि ये जो चीज़ बढ़ रही है इसको रोकने के लिए क्या कोई यत्न किए जा रहे हैं? देखिए जी, ये तो नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। हमारी इधर एंटी नारकोटिक्स एक फोर्स है व्हिच इज वेरी एक्टिव। उनकी अपनी इंटेलिजेंस सर्वेलेंसेस भी होती है। मुझे वो जिन दिनों मैं यूज करता था, मैंने अपने हर देखता था कि जो बूट लेगर्स या डीलरशिप्स होते थे ये हर 3-4 महीने बाद पकड़े जाते थे। बट मेरे ख्याल से कोर्ट कचहरी के अंदर एविडेंस प्रूफ करना या जो भी वहाँ को वीकनेसेस हैं। और दूसरी चीज़ है कि इट इज सो, एक तो द मनी मेकिंग थ्रू ड्रग डीलिंग इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी प्रॉफिटेबल। या ये कॉलेज के लड़के भी शुरू कर देते हैं। फिर ये जो एम्फेटामिन ड्रग है, क्रिस्टल मेथ, आइस जिसको पाकिस्तान में कहते हैं, ये केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स बना लेते हैं जी, घर के बेसमेंट्स के अंदर। इसकी एक अवेयरनेस कैंपेन चलनी चाहिए, स्पेशली शायद हमारी फोर्सेस को भी होना चाहिए। जो मटेरियल यूज होता है ये फार्मेसी से मिलता है, उस जो ड्रग बनाने के लिए मटेरियल है, शायद उसके ऊपर इन्हें कुछ नए लॉज लाने पड़ेंगे, स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा करनी पड़ेगी। बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलने चाहिए वो ड्रग्स। राइट, ओके। सो गलबात चल रही जी बहुत महत्वपूर्ण, जिस तरीके ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਐਲਕੋਹਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਨੇ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 11 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। फ़ोन नंबर है 604 507 6666 604 507 6666। साढ़े अगले सहयोगी हैं अग्निहोत्री इमीग्रेशन संबंधी कोई भी गलबात करनी होए तो संपर्क करो नीरा अग्निहोत्री ਨੂੰ। 2006 ਤੋਂ सर्टिफाइड इमीग्रेशन कंसलटेंट वजों काम कर रहे हैं। फ़ोन नंबर है 6045972284 604 597 2284। तो साढ़े अगले सहयोगी हैं सुखीबाद मोटर्स ਅਤੇ ट्रक सेंटर। बहुत बड़ा शोरूम है जिथे तुसी गड्डियां ते ट्रक्स लीज या फाइनेंस करवा सकते हो। 604 580 1000 इन्हां दा फ़ोन नंबर है। 604 580 1000। सो मुड़ तो तुहाडा स्वागत करते हैं जी। फरीहा यूनस ਅਤੇ शहरयार शाहिद साहब साडे नाल शामिल होए ने। शहरयार साहब एक रिहैब सेंटर हुण चला रहे हैं, पर ये पहला आप भी अल्कोहलिक रह चुके हैगे ने एंड पाकिस्तान के जो इस समय स्थिति है उस बारे से गलबात कर रहे हैं। सो फरीहा जी, आप हायर सर्कल्स में भी मूव ऑन करते हैं, क्या जो ये जैसे सरकारी लेवल के ऊपर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट का एंटी नारकोटिक फोर्स जो बनाई गई है और भी काफ़ी सारे यत्न चल रहे हैं, बट क्या ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जो सिचुएशन है उसके अंदर क्यों नहीं असर आप देख रहे? अभी भी क्यों बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं दिन ब दिन इस चीज़ के अंदर ग्रस्त होते जा रहे हैं? देखिए जी, मैं काम भी कर रही हूँ ANF के साथ। वो बहुत इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। उनके बड़े ड्रोन के साथ उनके ऑपरेशंस हो रहे हैं और वो हर तरह से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर लें, क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा आ चुकी है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इवन स्कूल्स के अंदर तक आ चुकी है। मैं कहती हूँ बच्चे तो अब अपने घरों में भी कर रहे हैं, घर के प्रेमिसेस में भी, अपने कमरों में भी कर रहे हैं और पेरेंट्स को नहीं पता। और उस पे मैं थोड़ा सा ब्लेम पेरेंटिंग को भी दूंगी कि पेरेंट्स इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, इतने ज़्यादा सोशली उन्होंने अपनी लाइफ को बिजी कर लिया है। और कुछ के जेन्युइन रीजंस भी हैं कि जॉब्स हैं, वर्किंग हैं पेरेंट्स, तो बच्चों के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं कर सकते। मगर मैं समझती हूँ कि पेरेंटिंग थोड़ी सी वीक हो गई है, जिसकी वजह से बच्चे हैं जो हैं ड्रग्स की तरफ या अल्कोहल की तरफ वो चल पड़ते हैं। कंपनी इसमें बहुत मैटर करती है। कंपनी अगर आपको गलत मिल जाए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, तो बच्चा मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से उस कंपनी के घेरे में आ जाए, तो वो भी कंपनी में दोस्त भी ऑफर करते हैं कि तुम ये ट्राई करो तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा या तुम्हें जो टेंशन है वो रिलीज हो जाएगी। तो कंपनी का भी बहुत असर है हमारी सोसाइटी में। मगर मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को एज अ फ्रेंड उनका ब्रॉटअप करें, बच्चों को अपने क्लोज करें, अच्छा बुरा उसका डिफरेंशिएट बताएं। और अगर गवर्नमेंट के लेवल पे मैं देखूं तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ के खात्मे के लिए बहुत सी कोशिशें कर रही है।
मैंने आपको जैसे बताया कि ब्रिगेडियर साहब जो हैं एएनएफ के जो हेड हैं वो बहुत ज़्यादा लीथल किस्म के ऑपरेशंस कर रहे हैं और ड्रोन के थ्रू भी उन्होंने मुझे बताया कि वो उसके थ्रू भी ऑपरेशंस करें इस ताकि इसका मैक्सिमम खात्मा किया जाए। राइट, बट क्या अच्छा, ये शहरों में अवेयरनेस तो है। कैंपेन्स भी कुछ किए जा रहे हैं स्कूल्स कॉलेजेस में जाके बच्चों को जी जी इसके बिल्कुल इल इफेक्ट्स या अवेयरनेस इसके नुकसान जो है उससे भी आगाज़ किया जा रहा है? जी बिल्कुल अवेयरनेस कैंपेन्स की जा रही हैं जिस तरह लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से मैंने कोलैबोरेशन की एएनएफ के साथ और हमने मिल के अवेयरनेस सेशंस दिए हैं यूनिवर्सिटीज़ में। जी हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, हमने अपने प्रेमिसेस में चैम्बर के प्रेमिसेस में भी हमने अवेयरनेस सेशंस किए हैं, बच्चों को स्टूडेंट्स को ज़्यादा बुलाया है, हमने पेरेंट्स को बुलाया है और हमने स्टूडेंट्स को तो इस चीज़ की अवेयरनेस दी है कि अगर आप ड्रग पे लग गए हैं तो उसको आपने ख़त्म कैसे करना है, आपने उसका इलाज कैसे करना है। देखिए अगर आप ड्रग पे लगते हैं तो मैं समझती हूँ इट्स अ डिजीज़ एंड इट इज़ अ डिजीज़ राइट और इसको एक बीमारी की तरह ट्रीट करना चाहिए और उसका ख़ात्मा मुमकिन है। जी मैंने स्लोगन एक जनरेट किया लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से, हाउ टू क्विट द जी ड्रग, जबकि 1980s में एक स्लोगन यूएसए से जनरेट हुआ, से नो टू या ड्रग्स। तो अगर बच्चा ड्रग में पड़ गया है तो उसको हमने रास्ता भी दिखाना है बाहर निकलने का कि इस चीज़ से उसने जान कैसे छुड़वानी है। तो शरियात साहब रिहैब सेंटर अपना रन कर रहे हैं रोशन रास्ता के नाम से। जी मैं भी उनके बोर्ड पर हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी ऐसे हैं सेंटर्स बनाना जी क्योंकि बच्चों को प्लेटफॉर्म और फ्रेंडली इन्वायरमेंट वो देना बहुत ज़रूरी है ठीक और मैं समझती हूँ कि फैमिलीज़ की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है इसके साथ-साथ कि बच्चा जब रिहैब सेंटर से जाए तो फैमिली ने उसको कैसे ट्रीट करना है, राइट फैमिली की डीलिंग उसके साथ क्या होनी जी चाहिए। तो ये चीज़ें इस पे काम इंशाल्लाह हम कर भी रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी बहुत से प्लान्स हैं इस पे और ये चीज़ों पे काम होना शुरू हो गया है। ओके तो इंशाल्लाह जी वक़्त के साथ-साथ इनका खात्मा हो जाएगा। एब्सोल्युटली एंड शहरयार साहब जो बात की फरिया जी ने उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या सिम्टम्स हैं जो माँ बाप को पता होने चाहिए, क्या बच्चों का जो उनकी एटीट्यूड में क्या चेंज आता है और कैसे वो आगे आएँ, क्योंकि शायद अभी भी इसको एक टैबू समझा जाता है कि लोग क्या कहेंगे अगर पता लग गया, छोड़ो घर में ही बैठ के ये चीज़ को अगर दब जाए या बच्चे को दबा के ये चीज़ को सॉल्व किया जाए। सो व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशंस कि क्या माँ बाप को क्या पता होना चाहिए और कैसे इसको डील किया जाए? जी ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। माँ बाप को सबसे पहली चीज़ है कि माँ बाप ने उस बच्चे को पाला होता है, उनको अंदर से फौरन फीलिंग्स शुरू हो जाती है कि समथिंग इज रॉन्ग। तो माँ बाप को गौर करना चाहिए उसके टेम्परमेंट पे। हर ड्रग्स करने वाला बंदा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है और उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एकदम अच्छा मूड, एकदम बुरा मूड। इस टाइप की चीज़ें, खाने की रूटीन पूरी आगे पीछे हो जाती है। कई तो ऐसे ड्रग्स हैं जो करके लोग 2-2 दिन खाना खाते ही नहीं। मीठे का यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई ड्रग्स ऐसे हैं जिनके साथ शुगर वो एडिक्ट को लेनी पड़ती है, वो ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। एज एन चॉकलेट्स, आइसक्रीम वगैरह, उसका नॉर्मल बंदे से ज़्यादा यूजेज हो जाता है। और स्लीपिंग पैटर्न्स, उसको गौर करना। और न्यू शेडी फ्रेंड्स, वो भी देखने में बहुत ज़रूरी है। वो क्योंकि जैसे जैसे आपकी आदत की शिफ्ट होती है टुवर्ड्स रिक्रिएशनल यूज से एडिक्शन तक यूज होती है, तो आप अपने पुराने दोस्त छोड़ के नए वाले पकड़ लेते हैं जो उसकी तरह ही फंसे होते हैं। तो माँ बाप को वो भी बहुत गौर करना चाहिए। ये कुछ फ्यू चीज़ें हैं। माँ बाप को अपने बच्चों के फ़ोनों के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए कि कोई एक ऐसा नंबर जिसको ज़्यादा कॉलें होती हैं और एक ही टाइम पर होती हैं। इस तरह की छोटी छोटी 5-6 चीज़ें जिनसे उनको आइडिया। फिर इनको फ़ौरन से पहले ब्लड टेस्ट। और ये आपने बहुत अच्छी बात की, जो फैमिलीज टैबू समझती है और दबाती है, ये हमारे देसी माशरे में वैसे ज़्यादा है। गोरे अब इसको दबाते हैं। जी बात ये है कि ये जी चीज़ सीक्रेसी में पलती है। वो बच्चा भी ये चाहता है माँ बाप ना, चाचे, मामू, ताए, शाय को ना बताए। वो सीक्रेसी का फायदा उठाता है। उसको पता है माँ बाप मजबूर है, घर पे फैमिली डिनर हो रहा है, मुझे डांटनी पड़ेगी, मैं चुप करके निकल जाता हूँ। मैं ये चीजें तो वो माँ बाप हैव टू कम आउट ओपनली। वो जैसा फरिया कह रही थी, ये डिजीज के तौर पे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, जाके पब्लिकली अनाउंस करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसको छुपाने की भी कोई। जी,
पर क्या आप देख रहे हैं ओवर द इयर्स फ़र्क पड़ रहा है? क्या माँ बाप अब आगे आ रहे हैं? आप रोशन रास्ता नाम का जो ये रिहैब सेंटर चला रहे हैं, उसमें आप क्या देख रहे हैं और किस किस्म की आप रिहैब दे रहे हैं? एंड व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स? आर पीपल नाउ कमिंग आउट? हैव दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट और स्टिल इट्स कि भाई इसको दबा के ही रखो? आई वोंट से कि कोई इतना रेवोल्यूशनरी चेंज है, अभी भी पीपल प्रेफर करते हैं लोग के दबाएं, लेकिन जो हमारे एरिया बातें हम उनको ग्रेजुअली वी ट्राई टू कन्विंस देम कि जी अगर आपने इसको दबाया फैमिली से, आपका बच्चा मिस यूज करेगा उसी चीज को, और फिर उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप बता देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्स कम टू वर्स, यू नो, एक थेरेप्यूटिक वे के अंदर वी मेक देम look at their fears, we make them try to counter their fears. इस तरह माँ बाप को ना थोड़ा बहुत ओपन अप करना चाहते हैं, माँ बाप पे तो ज्यादा प्रेशर नहीं हम डालना पाते, बट आवर ट्रीटमेंट जी वो इट्स वन ऑफ अ काइंड। मैंने इंडिया के ट्रीटमेंट्स रिहैब सेंटर्स कॉल कर के ट्रीटमेंट पूछे हुए हैं, ये दुबई, कनाडा, अमेरिका के अंदर मेरी मुलाकातें भी हुई हैं लोगों से, लेकिन ये रोशन रास्ता का ट्रीटमेंट ओवरऑल इवॉल्व किया। आपने नारकोटिक्स अनोनिमस, अल्कोहल अनोनिमस के शायद सुना होगा, हमारा जी जी ट्रीटमेंट उनके 12 स्टेप से इंस्पायर्ड है, वो मिलियंस ऑफ लोगों का ओके तजुर्बा है, ए और एन वैसे नहीं बना। ये फोकस करता है ये राइट पर्सनालिटी चेंज को, डिजायर पे कंट्रोल, बोरियत, वो हम उसको बोर करवाते हैं जान के रिहैब सेंटर में, और उसकी एंगर मैनेजमेंट पे काम करते हैं, साथ उसके डिसिप्लिन और बिहेवियर चेंजेस के ऊपर। ये पूरी चीजें साइमल्टेनियसली 4-5 चीजें कटी चाल रही होती है। सबसे जो बड़ा जी बड़ा वो हथियार है इसकी उसकी एडिक्शन की प्रॉब्लम को लड़ने का, वो उसकी डोपामीन फास्टिंग है, जो बोरियत कहते हैं उसको। ओके हमारे ज़हन एक मोबाइल के यूज से, इवन नॉर्मल लोगों के हर वक्त इतनी स्टिमुलेशन मिलती है ज़हन को कि वो नॉर्मल बैठ ही नहीं पाता। उसको किसी राइट आजकल के बच्चों को 8-8 9-9 साल के बच्चों को सेल फोन्स की और ये यूट्यूब की वो कार्टून्स की इतनी आदत है, उनसे फोन ले वो चीखें मारते जी हैं। दैट इज बिल्कुल वेरी अनहेल्दी फॉर देयर मेंटल हेल्थ। हमें बच्चों को बोर, जैसा हम अपने बचपने में बोर हुए हैं, सोफों पर उल्टे उल्टे कलाबाजियां खा रहे हैं बोरियत के अंदर, कि समझ नहीं आ रही क्या। राइट तो ये जी एक पेरेंट इज गुड फॉर द चिल्ड्रन टू बी बोर्ड। जी ये हम लोग रिहैब के ओके अंदर इसको एज अ वंडरफुल टूल यूज करते फ्रिया जी आर देयर इनफ रिहैब सेंटर्स? क्या इसकी तरफ सरकार भी ध्यान दे रही है या प्राइवेट अदारे जो हैं वो आगे आके कोशिश कर रहे हैं इन रिहैब सेंटर्स में ट्रीटमेंट देने की? और इनमें भी क्या अर्बन और रूरल एरियाज़ की जब हम बात करते हैं, क्या रूरल एरियाज़ में भी इसी तरीके से बच्चे ग्रस्त हो रहे हैं ड्रग्स में, या ज़्यादा ये अर्बन एरियाज़ में देखा जा रहा है? देखिए जी, रिहैब सेंटर्स अब कॉमन होते जा रहे हैं। अभी इतना बड़ा नंबर नहीं हुआ कि जो ऑथेंटिक जो रिहैब सेंटर्स हैं वो बहुत कम हैं, वो गिने-चुने हैं मेरे हिसाब से। और अब इसमें बेहतरी आ रही है, क्योंकि जैसे-जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये एक डिज़ीज़ है, तो जैसे-जैसे ये एक बीमारी बढ़ती जा रही है, उसका इलाज भी मुमकिन होता जा रहा है, निकलता जा रहा है। तो इसकी अवेयरनेस है वो दी जा रही है। और रूरल एरियाज़ में भी डेफ़िनेटली, जैसे मैंने आपको कहा, लो मीडियोक्र्स जो हैं, वो भी एक सस्ते नशे की तरफ ज़रूर हैं। उनके बच्चे भी जो हैं, वो ये चरस, अफ़ीम, ये चीज़ें जो हैं, इन पे ज़रूर लगे हुए हैं। जो एक मज़दूर भी है, वो भी किसी न किसी नशे की तरफ है। तो ये कॉमन तो बिल्कुल उधर भी है चीज़। ये वही डिपेंड करता है कि जो जितना अफ़ोर्ड करता है, वो उसी कीमत का नशा भी करता है। तो ये अगेन इट्स अ टेबू जो कि पेरेंट्स छुपाते हैं। मैं शरियार की बात भी सुन रही थी और आपकी बात पे भी ज़िक्र हुआ कि पेरेंट्स जो हैं उनको चाहिए कि इसको बताएँ, इसको डिस्कस करें पब्लिकली, ताकि उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आए। और अगेन मैं अगर एक और बात इस पे ऐड करूँ कि बच्चे की जो रूटीन है, उसको ज़रूर देखें कि वो ज़्यादा सो रहा है, वो ज़्यादा खा रहा है, और वो ज़्यादा देर घर से बाहर रह रहा है। तो ये एब्नॉर्मैलिटी जो है बच्चे की रूटीन में, वो पेरेंट्स को चाहिए कि उसको वॉच करें। और फ़ॉलो-अप जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ रखना। रूरल एरिया की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझती कि वहाँ पे भी कोई रिहैब सेंटर की अवेयरनेस है।
और गवर्नमेंट इस पे बिल्कुल काम कर रही है, एएनएफ बहुत एग्रेसिवली इस पे काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह जी चीज़ें जैसे बाकी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं, तो इस पे भी इंशाल्लाह कंट्रोल किया जाएगा आने वाले वक़्त। वंडरफुल जी। फ़रिया जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया समय निकाल के इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच जी। तो शहरयार साहब जो बात की, बहुत अच्छी बात है जी, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आसवंद होना चाहिए कि हालात बेहतर होंगे। बट आपके हिसाब से क्या चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर और काम करने की ज़रूरत है? और कहते हैं ना जी कि इसको ख़त्म करने के लिए वी रिक्वायर अ विलेज टू रेज़ अ चाइल्ड कहा जाता है। तो सबका योगदान जब होगा तो तब कुछ ना कुछ गुड रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। सो और क्या चैलेंजेस हैं जिनको अभी सरमाउंट करने की ज़रूरत है? देखिए, अगर आप पर्टिकुलर ड्रग एडिक्शन की बात करें, ये एक कम्युनिटी मिल के नेशनल लेवल के ऊपर, चलो इफ नॉट नेशनल लेवल तो चलो ये आप लोकली बैठ के कम्युनिटी बिल्डअप हुई हो विच मेक्स दीज थिंग्स अनकूल। आपको ये बच्चों की लैंग्वेज में बात करनी जी। पड़ेगी उनके साथ। इट्स नॉट कूल एनीमोर। हम्म। ये मीडिया के ऊपर उस तरह है कि भाई इट्स कूल टू बी जी। सोबर, इट्स कूल टू बी प्रोडक्टिव इन लाइफ। ये इस तरह की इमेज ही टोटल चेंज। राइट। जी बिल्कुल। सो वो इमेज चेंज करने की ज़रूरत है और उसके लिए मीडिया बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जहाँ मैंने अगेन आपकी इंटरनेट में कुछ ख़राबी आई शहरयार साहब, तो फ़रिया जी आप वहीं पे हैं, तो मैं चाहूँगा कि क्या मीडिया अपना रोल निभा रहा है इस चीज़ में, इंफॉर्मेशन को डिससेमिनेट करने में, कि ये जो इशू है इसके ऊपर काम किया जाए? जी, बिल्कुल, मीडिया बिल्कुल अपना रोल प्ले कर रहा है। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामाज़ देखते हैं, पाकिस्तानी प्रोग्राम्स देखते हैं, तो जहाँ दिखाई जाती है सिगरेट नोशी ड्रामे के अंदर या कोई ऐसी चीज़ दिखाई जाती है, वहाँ एक लिखा भी जाता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। तो ये बिल्कुल ये स्लोगन है और इसको डिस्करेज भी किया जा रहा है। इसको बिल्कुल हर प्लेटफ़ॉर्म पे डिस्करेज किया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा बच्चों पे अब रखा जाता है। मैंने तो जी अभी रिसेंटली सजेशन दी थी कि रैंडम ड्रग टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, इवन स्कूल्स के बच्चों के होने चाहिए एडमिन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से। तो वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम फ़ॉलो अप कर सकें कि बच्चे लग तो नहीं गए ड्रग्स पे, और जो लग गए हैं उनको किस तरह हमने बाहर निकालना है। तो ये मीडिया पे बहुत से प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। रिहैब सेंटर्स वाले भी मीडिया पे आके अवेयरनेस दे रहे हैं कि अगर आपका बच्चा या बच्ची इस चीज़ में लग गया है तो पेरेंट्स को किस तरह बिहेव करना है, बच्चे को कैसे ट्रीट करना है। तो ये अवेयरनेस मीडिया तो बड़ा पॉजिटिव है इस चीज़ में और दे भी रहा है अवेयरनेस। जी। और उसके साथ ही जी, जैसे एक बात की थी शहरयार ने कि जो आज का कल्चर है जिसके अंदर रैप सॉन्ग्स या हमारे सिंगर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अगर सही मैसेज हो। हम इंडियन पंजाब की बात करें तो यहाँ पे जो गाने हैं उनके अंदर अल्कोहल को बहुत प्रमोट किया जाता है या और वायलेंस जो है प्रमोट होता है। तो क्या पाकिस्तान साइड के अंदर जो हमारे सिंगर्स हैं या कुछ और प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, क्या वो अपना योगदान डाल रही हैं कि जो मैसेज है वो सही जाए और ये नौजवान इस तरफ ना जुड़ें? जी, बिल्कुल, अब तो हमारी यूथ माशाल्लाह मोस्टली जो है वो रैपर्स बन रहे हैं, सिंगर्स बन रहे हैं, म्यूज़िक की तरफ बहुत रुझान है। और मैं समझती हूँ कि जो म्यूज़िक है वो आपकी रूह की ग़ज़ा है, वो आपको बड़ा रिलीफ़ देता है। आई एम ऑल्सो अ म्यूज़िक लवर, मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। तो म्यूज़िक जो है वो बहुत सी एंग्ज़ायटी ख़त्म करता है। तो जो हमारे सिंगर्स हैं, जो हमारी यूथ बन रही है, बच्चों को खुद फ़ील हो रहा है कि ये ड्रग डिपेंडेंसी है, इसमें आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होती है। अगर आप कोई करें, किसी फ़ील्ड में हैं, तो आप नहीं सही तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते उस काम को। तो ये अवेयरनेस बच्चों में भी आ रही है, रियलाइज़ कर रहे हैं बच्चे कि हमें ड्रग की डिपेंडेंसी से बाहर निकलना चाहिए। वंडरफुल जी, बहुत खूब ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं और हम यही आस करते हैं कि आने वाला समा जो है सुनहरा समा हो, जहाँ पे ये ड्रग और अल्कोहल एडिक्शन जो है कम हो और रोशन रास्ता जैसे जो ये रिहैब सेंटर्स खुलें, ये और लोगों के अंदर
अवेयरनेस और ट्रीटमेंट जो है बेटर दे सकें। सो आई थिंक अगेन शाहरियार साहब का कुछ कनेक्शन में ख़राबी हो गई। बहरहाल इट वाज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड डिस्कशन। थैंक यू बोथ फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਸੰਤ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 604 572 7880 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਭਰਤ ਜਿਊਲਰਸ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਜਿਊਲਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 604 593 1111 604 593 1111 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ। ਘਰ ਹੈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣਗੇ। 6048259295 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਹਿਰਿਆਰ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਸੇजेस ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ 'ਚੋਂ ਉਹ ਲੰਘੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਲੰਘੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਹੋਪ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸੋਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ 6046037555 ਤੇ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ harpreetsingh@gmail.com। ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ। ਇੰਜੋਏ ਯੋਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਸਟੇ ਸੇਫ।